आप सभी का दोबारा आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम आवाहन चैप्टर 2 से वाकिफ़ होंगे। छोटा-सा रिकैप देता हूँ अभी तक के लिए। रिकैप इन द सेंस कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था? हमने लास्ट टाइम ये जाना था कि ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ी-सी साइनॉप्सिस और थोड़ी-सी नीड क्यों पड़ी ब्लॉकचेन की? एक्चुअली उसके बारे में जाना था। और आज मैं हूँ आपके सामने ब्लॉकचेन को पूरी तरीके से समझाने के लिए। ब्लॉकचेन क्या है? क्यों है? कैसे-कैसे आगे बढ़ेगा? और कैसे-कैसे हो जाएगा। तो बिफोर आई स्टार्ट आई नीड एटलीस्ट आप सभी लोग हैं यहाँ पे अपने-अपने हैंड्स रेज़ करके बताएँ कि क्या मैं शुरू करूँ और क्या आप लोगों को पहले जो है, जो बताया गया है वो आपको याद है? ग्रेट, ग्रेट। वी आर क्रॉसिंग 20 एंड विल स्टॉप एंड आई ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो जैसे 20 होंगे मैं तुरंत स्टॉप करके और आगे बढ़ जाऊँगा। आई विल कंसीडर इट एज़ कि हम रेडी हैं जाने के लिए। ग्रेट। ओके, हैंड्स डाउन, सभी लोग हैंड्स डाउन करें। हम आवाहन चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। ग्रेट। सो सबसे पहले हमने सुना था कि एक्चुअली आवाहन कैसे शुरू हुआ, फिर ब्लॉकचेन क्या था, ब्लॉकचेन क्यों शुरू हुआ। तो ब्लॉकचेन है क्या? दोबारा से मैं समझा देता हूँ। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है, जो अलग-अलग जगहों पे इंस्टॉल्ड सर्वर्स में रहती है। वो कैसे रहती है? आपने पिछली बार बैंक देखा, एक बैंक जिसके अंदर कंप्यूटर्स लग जाने से, इंटरनेट लग जाने से, आपका खाता जो आपके घर के पास जो आपके घर पे है, उस घर पे आपके घर की शाखा पे है, वो आप मुंबई में जाकर के उससे पैसा निकाल रहे थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके इंटरनेट और कंप्यूटर के हो जाने से हुआ। फिर मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट है जिसके अंदर मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ, अगर उस सर्वर का एक्सेस मेरे पास है। अब रेलेवेंसी क्या आई? रेलेवेंसी ये आई कि अगर मान लीजिए कि मैं एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में आपको एक वेबसाइट देता हूँ, वो वेबसाइट चाहता हूँ कि आप उस वेबसाइट पे जो लिखें, वो हमेशा के लिए रहे और मैं ना बदल पाऊँ उसको। सपोज़ हम जितने भी लोग अभी हैं, आह्वान की एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट पे मेरे द्वारा बोली गई सारी बातों की जानकारी लिखी जाती है। मैं अपना स्क्रीन प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। होता क्या है कि एक हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट का नाम होता है आवाहन डॉट कॉम। जो आवाहन डॉट कॉम वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हमें लिखना है डीपी त्रिपाठी के लिखे हुए या बोले हुए स्पीचेस या क्लासेस, जिसमें हम सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। तो आप क्या करोगे? मैं आपको एक सर्वर देता हूँ, ये कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर में मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ जिसका इंटरफेस होता है मेरे फेस के साथ और मेरी बोली गई बातें होती हैं। अब होगा क्या कि मैं जब चाहूँ उस स्पीच को बदल सकता हूँ, क्योंकि उस सर्वर का एक्सेस मेरे पास है। आप लोग कहते हो कि सर मैं कैसे मान लूँ कि आपने यही बोला था? तो आपके पास कोई मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, मैं तो बोलूँगा मेरी वेबसाइट पे आप देखिए। होता क्या है, ये बोला जाता है कि आप एक काम करिए, ये जो एक सर्वर 1 पे है, जो सर्वर मेरे पास है, वही मैं सर्वर 2 पे डाल देता हूँ, वही सर्वर 3 पे डाल देता हूँ, वही सर्वर 4 पे डालता हूँ। मान लीजिए मैं सर्वर 1 पे चेंज करूँगा, सर्वर तीनों पे तो चेंज करूँगा नहीं, क्योंकि उसका एक्सेस आपके पास है। तो इस तरीके से मैं जो बोलूँगा उसका एक प्रूफ ऑफ हिस्ट्री रह जाएगा कि नहीं, मैंने जो बोला था वो यही था। करेक्ट है? मैंने बोला, आपने लिखा, अपने सर्वर पे मैंने लिखा, अपने सर्वर में सेम फाइल एडिट करके हमने डाल दिया आवाहन डॉट कॉम पे, अब चल रही है। कोई भी थर्ड पर्सन आएगा तो उसको आप कह सकते हो देखिए ये सर्वर हम लोगों के पास है और ये सर्वर पे जो लिखा गया है ये हमारे कंट्रोल में है। मैं इस चीज की वेरिफिकेशन देता हूं कि ये डीपी त्रिपाठी ने जो बोला था वो यही यही है। इसे हमने क्या कहा? इसे हम क्या मानते हैं? ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि ये आपके हाथों में है। मतलब जो मेरे सर्वर पे है, वही आपके सर्वर पे है, वही आपके दोस्त के सर्वर पे है, वही किसी और के सर्वर पे।
सर्वर क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होता है, जिसमें आप एक वेब एड्रेस पार्क करते हो। वेब एड्रेस मतलब आह्वान, ये जो .com है ये वेब एड्रेस होता है, इसको आप पार्क करते हो। पार्क करने का मतलब आप कहते हो कि जब ये इस एड्रेस पर जाए तो इसको इस कंप्यूटर में रखी हुई फाइल नंबर आह्वान, फाइल का नाम आह्वान है, उसका डेस्टिनेशन वो कहां कहां है, किस किस जगह है। आपने कहा कि आह्वान .com पे जाता हूं तो ये क्या करता है, डोमेन क्या करता है, या फिर आपका वेब एड्रेस क्या करता है, आपके सर्वर में रखी हुई आह्वान नाम की फाइल को आपको दिखाता है। ठीक है, वही आपकी आह्वान नाम की फाइल आपके सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, सर्वर 6, सर्वर 10 सभी सर्वर्स पे है। ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब अब मैं अगर कुछ भी बदलूंगा सर्वर 1 में तो सर्वर 2, 3, 4 में नहीं बदलेगा। अब जब सर्वर 2, 3, 4 में नहीं बदलेगा तो क्या आप इस वेबसाइट पे लिखे हुए डेटा को चेंज कर पाऊंगा? कभी नहीं। तो बेसिकली जो ब्लॉकचेन आया, ब्लॉकचेन ने दो चीजें इंट्रोड्यूस की, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया, दूसरा इंट्रोड्यूस किया इसके वल्नरेबिलिटीज को, जो सेंट्रलाइज सर्वर की वल्नरेबिलिटीज थी, वल्नरेबिलिटीज मतलब कमियां थी, उसको ठीक करने का तरीका। इतनी सारी चीजें होने के बाद, डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद, फिर भी हम मात खा रहे थे। मात कहां खा रहे थे? मात खा रहे थे दो चीजों में। एक ये जो मैं आपको समझा, सर्वर तो सर्वर था, सर्वर मेरा है, मेरा कंप्यूटर है। आपसे मैं कहूंगा आप जिस सर्वर से एक्सेस लेना, उस सर्वर को हमेशा ऑन रहना है। मतलब आह्वान .com जो वेब एड्रेस है, जिस सर्वर पे पिन होगा, पॉइंट होगा, उस सर्वर पर उस सर्वर को कभी शट डाउन नहीं होना, मतलब वो सर्वर कभी बंद नहीं होगा। अगर सर्वर बंद हो गया तो कहते हैं सर्वर डाउन हो गया। तो जब एक सर्वर पर एक वेब एड्रेस पार्क है और उसी वेब एड्रेस पर दिखाने वाली चीजें सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 4, सर्वर 10 पे है, तो सर्वर 1 पे पॉइंट होने वाले सर्वर को हमेशा ऑन रहना है और सर्वर 10 को भी ऑन रहना है। अब एक बात बताइए, आप हैं स्क्रीन के उस पार, मैं हूं यहां अपने हेडक्वार्टर में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपना सर्वर दे रहा हूं। आप अपना सर्वर मुझे क्यों देंगे? आप अपना सर्वर मुझे क्यों देंगे? नहीं देंगे। कहेंगे भाई आह्वान .com डीपी त्रिपाठी का है, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया फ्यूचर फाइनेंस द्वारा, तो भाई मैं अपना सर्वर दूं क्यों, अपना कंप्यूटर दूं क्यों? पहली बात तो एक कंप्यूटर को लेने में 40-50 हजार रुपए लगेंगे, एक अच्छे कंप्यूटर को। फिर 40-50 हजार के कंप्यूटर में मैं हमेशा 24 घंटे ऑन करके आपको दे दूं, तो मैंने पहली बात तो 40-50 हजार का कंप्यूटर लिया क्यों, और लिया तो मैं आपको दूं क्यों? पते की बात है भाई, कोई नहीं चाहेगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो आप सर्वर लिखे हुए हैं, जो सर्वर मैं आपसे ले रहा हूं, ये मैं आपसे किराए पे ले रहा हूं, मतलब आपके पास रखा हुआ जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में मेरे द्वारा दिया गया एक प्रोग्राम रन करना है, उसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगा, कुछ दूंगा। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, राजी हूं मैं, लेकिन कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा और मैं क्यों दूंगा? सिर्फ अपने आप को यह प्रूव करने के लिए कि मैं डिसेंट्रलाइज्ड हूं। आपको पैसा क्यों दूंगा आपके कंप्यूटर के लिए? मैं खुद नहीं कंप्यूटर खरीद लूंगा, मैं खुद कंप्यूटर नहीं खरीद लूंगा, मैं भी खरीद सकता हूं। तो होता क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आता है इस तरीके से कि क्रिप्टो करेंसी बना देते हैं। इससे भी पहले मान लीजिए मैंने सिर्फ आपको अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करने के लिए और कंप्यूटर ऑन करके रखने के लिए, कंप्यूटर किराए पे देने के लिए
मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर 10 सेकंड फ्यूचर फाइनेंस देता है। तो मैं भी बोलता हूं कि ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि आप अपना कंप्यूटर ऑन करके रखो, मेरे लिए दो, और आप हर महीने एक एक्स अमाउंट मुझसे विड्रॉ करेंगे। तो हर कोई पूरी दुनिया से आ जाएगा और आकर के क्या करेगा, सर मेरा ले लो, सर मेरा ले लो, सर मेरा ले लो, सर मेरा, कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर ले आकर रख देना, पैसे इनकम। सर जिस भी तरीके से, जिस भी दुनिया में, या जिस भी कंडीशन में आपको कोई भी ये कहता है कि आपको बगैर कुछ किए पैसिव इनकम इतना ज्यादा होगा जितना एक काम करने से आपको नहीं होगा, वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है। एक ढेला होता है ना माटी का, एक ढेला माटी का आपको कोई क्यों देगा, और नहीं देगा, देगा अगर कोई चीज, एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति ने एक बात की है, इफ यू गेट समथिंग फॉर फ्री, फॉर विदाउट एनी प्रोडक्ट, विदाउट एनी सर्विस, देन यू आर द प्रोडक्ट। तो अगर आपको कोई एक ढेला भी फ्री दे रहा है, इसका मतलब है आप प्रोडक्ट हैं। और सेम तरीके में अगर आप पैसे भी दे रहे हो, उसके बाद भी आपको कोई ढेला दे रहा है, तो भी आप एक प्रोडक्ट हो। वो मैं आगे समझाऊंगा कैसे। तो होता क्या है कि आप एक कंप्यूटर लेते हो, कंप्यूटर देते हो किराए पे, और आपको पैसे मिलने लग जाते हैं। अब होता क्या है, आप सभी लोग, मैं नहीं जानता हूं आपको, आप मुझे नहीं जानते हो, आप सभी लोग एसोसिएशन बना लेते हो, मैं अकेला और आप 10 लोग, और जो मैं बोलता हूं उसका उल्टा आप लोग छापने लग जाते हो, पैसे भी मुझसे लेते हो सकता है, संभव है। और वेबसाइट पे जो दिखना चाहिए वह ना दिख करके जो आप लोग लिख रहे हो वो दिखता है। आप क्या कहोगे? आप अब तो ये बात हो जाएगी ना कि भाई ग्रुप बना लिया, गुटबाजी कर ली, और डिफेम करने लग गए, गलत काम करने लग गए, और जो आह्वान में बोली जाने वाली बातें हैं वो तो अलग तरीके से जा रही हैं। तो एक और चीज आ जाती है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो करेंसी सुन रहे हैं ना? क्रिप्टो करेंसी को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, क्रिप्टो एंड करेंसी। क्रिप्टो लिया गया क्रिप्टोग्राफी से, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, और करेंसी आपकी करेंसी है। होता क्या है, आपको मिलने वाला डेटा मेरे द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर में, जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको अपने कंप्यूटर पर रन करने के लिए बोला गया है, दिया गया है, मेरे द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर में एक फाइल, एक प्रोग्राम के थ्रू डिक्रिप्ट होकर के लिखा जाता है, दिखाता है। मैंने आपको दिया एनक्रिप्ट करके, मैंने आपको दिया कुछ भी ऐसे लिख करके दिया, 1010011001 ऐसे करके, ये लिख करके दिख रहा है कि IMDP। आप जब इसको अपने कंप्यूटर में एंटर करते हो और इसको डिकोड करते हो तो IMDP दिखता है। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक डेटा है, ये बाइनरी लैंग्वेज है कंप्यूटर की। आपने जो अपने कंप्यूटर में रखा, जब मेरा सॉफ्टवेयर चलाया तो उससे निकल करके आया कि IMDP शो करेगा वेबसाइट पे। अब आप क्या उसको बदल सकते हो? इस प्रोग्राम को अगर आप एक कुछ बदलते हो तो सब बदल जाता है, और सब बदल जाता है तो आप गलत हो जाते हो। तो आपको मैं कहता हूं कि आप भाई गलत दिखा रहे हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप सही दिखाओ तो आपको पैसा दूंगा। ये तो एक एग्जाम्पल है बाइनरी। मैं थोड़ा और पीछे ले चलता हूं, आदि अनादि काल से। मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा क्रिप्टोग्राफी का, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मोस्टली जो हिंदू माइथोलॉजी की बात करते हैं, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था कि हमारा महाभारत लिखा जाना था। महाभारत हिंदू माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके अंदर गीता आता है। महाभारत लिखा जाना था। अब वेद व्यास जी जो थे, उन्होंने कहा कि यार मैं महाभारत लिखूं तो, लेकिन इतना ज्यादा मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, मैं सोचूंगा कि लिखूंगा।
कहते हैं कि फिर वो पूछते हैं मैं क्या करूं? तो उनको कोई सलाह देता है कि गणेश जी के पास चले जाइए। तो गणेश जी के पास चले जाते हैं। कहते गणेश जी से आग्रह करते हैं कि प्रभु, मैं एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखना चाहता हूं, आप आइए और मेरे लिए लिख दीजिए। तो महाकाव्य, गणेश जी कहते हैं यार मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, तुम कहाँ आ गए मेरे पास? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं क्यों दूंगा आपको? मैं क्यों दूं आपको टाइम? तो बहुत रिक्वेस्ट है प्रभु, बहुत बड़ा महाकाव्य है, सृष्टि का कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रभु कहते हैं चलिए ठीक, सुन लिया, लेकिन मेरी एक शर्त, शर्त यह है कि यदि आप बीच में रुकते हैं या फिर आपने समय लिया मुझसे, तो मैं छोड़ के उसी टाइम उठ के चलाऊंगा, मैं एक ही बार बैठूंगा और फिर लिख के उठूंगा। महाज्ञानी, अब वेदव्यास जी पड़ गए चक्कर में, यार मैं कैसे करूंगा ये? तो अब कराना तो उन्हीं से था। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं राजी हूं, लेकिन मेरी तरफ से भी एक विनती है, मैं जो बोलूंगा उसको आपको समझकर लिखना पड़ेगा, समझकर लिखना पड़ेगा। अब गणेश भगवान, मतलब भगवान खुदा एक ही तरीके के हैं, सब कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, जवान दी तो दी, अब पहुंच गए। अब वेदव्यास जी क्या कहते हैं, वेदव्यास जी श्लोक इतना कठिन बोलते कि गणेश जी को समझने में समय लगता, तब तक वेदव्यास जी दूसरा श्लोक सोच लेते। तो पहली क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज सबसे पहले यहां बोली गई। फिर आता है वर्ल्ड वॉर टू। वो तो चलिए माइथोलॉजी है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। मैं वर्ल्ड वॉर टू की बात करता हूं। वर्ल्ड वॉर टू में सबसे पहले क्रिप्टो वर्ड का यूज हुआ, क्रिप्टो वर्ड का यूज हुआ, क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज यूज की गई, जिससे दुश्मनों को बोली गई भाषा, जैसे सैनिकों के बीच में, गुटों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश, बातचीत को स्टैब्लिश करने के लिए होता क्या था कि बीच में कोई पकड़ के कुछ भी जान लेता था, तो एक लैंग्वेज बनाई गई। लैंग्वेज ये, अब जैसे मुझे लिखना है IMDP, इसको मैंने लिख दिया X, इसको मैंने बता दिया Y, इसको बता दिया Z। अब होगा क्या, मैं जब भी XYZ लिखूंगा तो उसका मतलब होगा IMDP। अगर मैं ZYX लिखूंगा तो उसका नाम होगा DPMI। अब मैं YZX लिखूंगा तो उसका नाम होगा MIDP। अर्थ का अनर्थ भी होगा और सही मैसेज भी नहीं पहुंचेगा। तो इस तरीके से क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज का सबसे पहले यूज किया गया वर्ल्ड वॉर टू में, और उसका कॉम्बिनेशन और ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन बनाया गया और ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। मतलब अब मैं आपको सर्वर आपसे ले रहा हूं, आपका कंप्यूटर उधार ले रहा हूं या आपको कंप्यूटर पे काम पे लगा रहा हूं, और मैं कहता हूं ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो मैं आपको कहता हूं कि भाई मैं एक कोड दूंगा, उस कोड को समझ करके तुमको डिस्प्ले करना है, तुम सही डिस्प्ले करोगे तो पैसा मिलेगा। ये तो हो गई ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात। अब भाई मैं आवाहन कर तो रहा हूं, आवाहन से मेरी कम्युनिटी तो एजुकेट हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी का इस आवाहन से, अगर मान लीजिए फ्यूचर फाई नहीं, मान लीजिए कोई क्रिप्टो नहीं, सिर्फ हर सैटरडे में आके आपसे बात कर रहा हूं इस तरीके से, तो मेरा कोई फायदा तो है नहीं। तो आवाहन.com को मुझे लाइव वेब एड्रेस पर लाइव करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वे में आप सभी से कंप्यूटर लेने हैं, अपना एनक्रिप्ट करके मैसेज देना है, जिसको डिक्रिप्ट करके आप दिखाएंगे, मुझे उसके लिए आपको पैसा देना है। जब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं तो मैं आपको पैसा दूंगा क्यों? अब पैसे की तो वैल्यू है, पैसे की पूरी वैल्यू है, क्योंकि पैसा, उससे आप सामान खरीद सकते हो, उससे आप अपना घर का पेट पाल सकते हो, और आप भी तभी लोगे जब आपको पैसा मिलेगा। जब आपको पैसा मिलेगा तभी आप कर सकते हो। अब इतनी चीजों में जब आपको पैसा मिलेगा तभी आप करोगे,
ऐसे केस में तो सर मैं तो मारा जाऊंगा। तो हुआ क्या, ऐसा बोला गया कि यार एक बात बताओ, इस पूरे सिनारियो में आवाहन डॉट कॉम एक दुनिया के लिए वेलफेयर का काम है, दुनिया की भलाई का काम है, और हम सब चाहते हैं कि दुनिया की भलाई हो। हम सब मिलकर के आते हैं, कॉज के लिए आते हैं, लेकिन बगैर भूखे भजन पेट भूखे 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 पेट भजन तो होता होता नहीं है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इस समस्या का हल कैसे हो? तो फिर एक काम किया, कहा गया कि यार पैसा है, पैसा जाने दो, नहीं चाहिए पैसा। एक कॉज बनाते हैं, कॉज बन गया बिटकॉइन, या कॉज बन गया बैंक का ऑल्टरनेटिव। अब चूंकि बैंक क्या है, अभी भी अगर आप कुछ सेंट्रलाइज्ड बैंकों में सेंट्रलाइज्ड बैंकों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेंट्रलाइज्ड बैंकों में जाने के बाद भी आपको उस ब्रांच का पैसा इस ब्रांच में नहीं मिलेगा। उस ब्रांच का पैसा इस ब्रांच में नहीं मिलेगा। जब उस ब्रांच का पैसा इस ब्रांच में नहीं मिलेगा, ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार पैसा मेरा है फिर भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी सेंट्रलाइज्ड बैंकें हैं जहां आपका चेक यहां से वहां आप सिर्फ बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर कर पाते हैं। तो व्हाइट आते हैं, मिस्टर व्हाइट, वो बिटकॉइन का इजाद करते हैं और कहते हैं कि अपना कंप्यूटर दो, मैं आपको कुछ काम करने को दूंगा, आप काम करोगे तो मैं आपको बिटकॉइन दूंगा। पैसा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पैसा इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेरा नोड रन करते हो, आप मेरा प्रोग्राम रन करते हो, मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं बैंकिंग को डिसरप्ट कर रहा हूं, बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त कर रहा हूं। इसमें सबका फायदा है, सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, सबका फायदा है। इस सबके फायदे में अगर आप साथ देना चाहते हो तो मेरा अपना कंप्यूटर मुझे किराए पे दो, मेरे अपने किराए के दिए हुए कंप्यूटर पे मेरा दिया हुआ प्रोग्राम रन करो। प्रोग्राम रन करते हो तो आपको हर ब्लॉक, हर बार जितनी बार आप मेरे लिए उस प्रोग्राम को रन करते हो, उतनी बार आपको मैं इतने बिटकॉइन दूंगा, उतने बिटकॉइन दूंगा। बात खत्म। बन गया बिटकॉइन का ब्लॉकचेन। अब जो नोड रन करने वाले हो गए उनको कहा गया माइनर। माइनिंग, जब आपको माइनर हैं आप और आप अपना बिटकॉइन अपना वो किराए पे दे रहे हैं कंप्यूटर, उसके बाद जो आपको बिटकॉइन मिल रहा है वो आपका हो गया माइनिंग रिवॉर्ड। और माइनिंग रिवॉर्ड आया कैसे? ब्लॉक रिवॉर्ड के फॉर्म में। ब्लॉक रिवॉर्ड क्या होता है, पिछले उसमें बताया था सेशन में, पिछले सेशन में बताया था ब्लॉक्स क्या होते हैं। ब्लॉक्स के फॉर्म में आपका डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में सेव होता है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। पन्नी, याद करिए, नहीं याद किया तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देखिए। पहला एपिसोड देखिए, दूसरा एपिसोड देखिए, रिकैप चल रहा था, अगली बार से रिकैप का एपिसोड बन जाएगा कि पिछले एपिसोड में क्या बताया गया, पिछले चैप्टर में क्या था। तो पन्ने मिले, उन पन्नों में से जितने पन्ने आपने लिखे बिटकॉइन के, उतने पन्नों के बदले आपको मिला बिटकॉइन। बिटकॉइन में भी उसकी सप्लाई निश्चित हो गई, सप्लाई हो गई कि इतने ही बिटकॉइन मिलेंगे। कहें भाई, सबने कहा कि एक बात बताइए, आप बिटकॉइन मुझे दे तो रहे हैं, उसका वैल्यू क्या है? तो व्हाइट ने कहा ऐसा है कि पहली बात तो, और दूसरी चीज वैल्यू क्या है, दूसरा वो बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट कैसे करें कि वो सही है। तो कहता है कि मैं आपको जो एनक्रिप्ट करके जो दे रहा हूं लिखने को, जो सॉल्व करने को दे रहा हूं, जो आपको दिखा रहा हूं कि आपको दिखाना क्या है, जो आपको सॉल्व करना है 0100 जो आपको मैं बोल रहा था, वो आपके बताए हुए ट्रांजैक्शंस है। अब बैंक अपने पास आपका क्या डेटा रखता है? बैंक आपके पास आपका अपना पैसा नहीं रखता है, वो ये बस रखता है कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट में इतना लोन है, इतना पैसा मेरे पास रखा हुआ, इतने का फिक्स डिपॉजिट है। तो उसने कहा ठीक है, मैं यही चीज आपको दे दे रहा हूं। अब आपके पास एक एड्रेस पर कितना बिटकॉइन है वो हर नोड में है, सेम वही। आपके बैंक में कितना पैसा है वो पैसा हर जगह है।
यही हुआ, यही हुआ बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। और उसमें ट्रस्ट करने की बात आ गई, भाई आपके पास कितना पैसा और मेरे पास कितना पैसा पहले से ही पता है। डन है। आपका पैसा, भाई हम पैसे के ऊपर ट्रस्ट क्यों करते हैं? पैसा इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि एक तो सेंट्रल आरबीआई देती है, दूसरा ये देते हैं कि आरबीआई के पास लिमिटेड उसमें पैसा है, वो जबरदस्ती नहीं छाप रही, उसके पीछे लॉजिक है। तो वैसे ही बिटकॉइन है, बिटकॉइन का पहले से सप्लाई निश्चित है, वो सबको उसके काम करने के लिए ही रखा जाता है, और वो सिर्फ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड इनक्रिप्ट करके रखता है, और वो उसके लिए आपको बिटकॉइन मिलते हैं, बिटकॉइन बस बात खत्म। बिटकॉइन में डाल दिया गया कि चलो ठीक है, आज आप सबने कहा कि आप अनलिमिटेड बांट रहे हो यार, उसने कहा नहीं, अनलिमिटेड नहीं बांट रहा हूं, हर 4 साल 5 साल में हेल्विंग करूंगा। हेल्विंग मतलब जो आपको मैं किराया दे रहा हूं वो आधा कर दूंगा, जो मैं आपको दे रहा हूं वो आधा कर दूंगा, बात खत्म। जिसको कहा गया हेल्विंग, हमारे यहां भी है, समझाऊंगा 3 4 5 एपिसोड बाद पहुंचेंगे वहां तक। हेल्विंग हुई, हेल्विंग से पहले ये सीखा कि ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के बीच में, इन दोनों के बीच में सीखा बिटकॉइन और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी सीखी, सीखी ना यार, बोल नहीं सकते हो आप लोग। कभी वेबिनार करें, ऐसे ही वेबिनार्स और करेंगे। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है। यस, रवि सिंह ने हैंड रेज किया, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, हैंड्स डाउन, ओके, थैंक यू। मैं जानता हूं आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा है, धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज हैंड्स डाउन, अभी आगे बढ़ना है। तो ये चीजें होती हैं, और इसके हिसाब से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बनती है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की सप्लाई निश्चित होती है, बिटकॉइन सबके बीच में सर्कुलेट होता है और बन जाती है एक ब्लॉकचेन। खान साहब नमस्कार, धन्यवाद। तो ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं, और जो क्रिप्टोग्राफी शुरुआत से हुई, वो क्रिप्टोग्राफी यहां आई, वो क्रिप्टोग्राफी आगे गई, और क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज से, क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज से आज इतनी सारी ब्लॉकचेन्स बन गई। एग्जाम्पल आया सर, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी बन सकती है। ब्लॉकचेन क्या कहता है? ब्लॉकचेन कहता है कि मैं अपने अंदर कोई भी डेटा एनक्रिप्ट करके, एनक्रिप्ट मतलब छुपा के रख सकता हूं, डिसेंट्रलाइज वे में, डिसेंट्रलाइज मतलब डेमोक्रेटिक वे में, लोकतांत्रिक वे में। डेमोक्रेटिक मतलब, लोकतांत्रिक मतलब आप वोट करेंगे तो होगा, तो चुना जाएगा आदमी, मैं कर सकता हूं, मुझे दो अपना। तो ब्लॉकचेन का पहला यूज केस आया कि भैया ब्लॉकचेन, इसके ऊपर तो बैंक बन सकती है, या बैंकों को खत्म किया जा सकता है, इसके ऊपर तो करेंसी बन सकती है। तो पहला यूज केस आया क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी पहली यूज केस है ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो करेंसी नहीं है, और क्रिप्टो करेंसी का मतलब सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन आदि अनादि है। ब्लॉकचेन एक ऐसी इंटरनेट है, एक ऐसा इंटरनेट की दुनिया है जो आपको इन्फिनाइट वेज देता है। मोदी साहब भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डीएलटी। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो आपका डेटा है वो सर्वर 1 2 3 4 डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, लेजर मतलब बही खाते फॉर्म में है, और ये टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इसे कहते हैं डीएलटी। मोदी जी को कई सारी, जो मुझे तो हंसी आती है सोच करके कि कितनी क्रिप्टो की स्कैम्स आए, कितने लोग आए, मोदी जी के उस भाषण को लोगों ने डीएलटी को क्रिप्टो करेंसी से जोड़ दिया। हाँ, क्रिप्टो करेंसी डीएलटी है, बट डीएलटी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है। डीएलटी का एग्जांपल avan.com भी हो सकता है। मेरे द्वारा बोली गई जो भाषा है, उस भाषा को आप एनक्रिप्ट करके दिखाते हो avan.com पे, डिक्रिप्ट करके,
वो डीएलटी है और मैं उसके लिए आपको पैसा देता हूं, कोई क्रिप्टो करेंसी ना दे करके सिर्फ पैसा देता हूं, तो भी यार डिसेंट्रलाइज हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की उसके लिए जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की जरूरत और चीजों के लिए है। समझ रहे हैं आप? और चीजों के लिए है क्रिप्टो करेंसी की जरूरत। डीएलटी या ब्लॉकचेन के लिए क्रिप्टो करेंसी की जरूरत नहीं है। कई सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्रिप्टो के बगैर ब्लॉकचेन का मतलब क्या है। काफी हद तक उनकी बात सही भी है, लेकिन काफी हद तक गलत भी है। अगर सही तरीके से बनाई जाए, अगर पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट डीएलटी पे आ गई, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी आरबीआई डीएलटी पे आ गया, तो नहीं जरूरत है। फिर आप ब्लॉकचेन बनाओ, और ब्लॉकचेन को इस तरीके से बनाओ जिसमें ब्लॉकचेन आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज को एम्पावर करे। मतलब वेबसाइट बन जाए उस पर, डेटाबेस बन जाए उस पर। हमारा अपना एक छुपा हुआ प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, फ्यूचर फाई का अपना डीबी। अभी माई स्क्वेल, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो थोड़ा सर्च करना। डेटाबेसेस कई सारे हैं, मोंगो डीबी है, पोस्टग्रे है, माई स्क्वेल है। हम ब्लॉकचेन इंड्यूस्ड अपना खुद का डेटाबेस बना रहे हैं। और वो डेटाबेस मतलब एक प्योरली टेक्नोलॉजी, वो डेवलपर्स के लिए बन रहा है, जिसमें आप अपने डेटाबेस को, अपना डेटाबेस डीएलटी के थ्रू कर सकते हो। और आपकी सर्वर कॉस्ट, अभी हमारी दुनिया में, आईटी वर्ल्ड की दुनिया में, सर्वर कॉस्ट मतलब ये खरीदने की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है। हर महीने डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का पेमेंट होता है। अगर वही डीएलटी के फॉर्म में और फ्यूचर फाई के ऊपर हो, मजा आ जाएगा। तो मेरे आइडिया जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी, तो डेटाबेस बन जाए ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन के ऊपर गवर्नमेंट की पूरी सेंट्रल की आरबीआई सेंट्रल बैंक बन जाए, और उसके ऊपर पूरी की पूरी वोटिंग प्रणाली चल जाए, उसको वेरीफाई किया जा सके। तो वो यूज केसेस हैं डीएलटी के, ब्लॉकचेन के। देन आती है बात हमारे क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट अ यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन एंड डीएलटी। ब्लॉकचेन का मतलब, अगर किसी ने ये कहा आपसे कि ब्लॉकचेन का है, गलत है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी दोनों ही अलग चीज। तो आई होप आज की डेट में मैंने आपको थोड़ा एजुकेट किया दोबारा से आह्वान चैप्टर 2 के तहत। आज ब्लॉकचेन एज अ यूज केस और ब्लॉकचेन एज अ चैप्टर खत्म हो चुका है। अगली बार हम यूज केस के बारे में बात करेंगे कि पीओडब्ल्यू क्या है, जिसके ऊपर बिटकॉइन काम करता है। फिर आती है बात की इथेरियम, पीओएस कैसे आया, बाद में वो भी पीओडब्ल्यू था। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फिर उसके अगले एपिसोड में देखेंगे क्या बात करना है। तब तक थोड़ा सा मुझे ये बताइए, हर बार की तरह, क्या आप सभी के लिए ये सेशन इंफॉर्मेटिव रहा? और आज मुझे थोड़ी सी बात की तकलीफ जरूर है कि आप सभी लोग आज कम संख्या में आए। आज सिर्फ 100 लोग हैं, पिछली बार 150 थे। इस बात की मुझे तकलीफ है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का, पिछली बार हो सकता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो, तो मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। और इस बार की मेहनत अगर मेरी थोड़ी कम रही हो तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी लैंग्वेज में कोई कमी हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं 100% उसको सही करने की कोशिश करूंगा। तब तक अपना हैंड्स रेज करके मुझे बताइए, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया जो मैंने बताया? क्या ये इंफॉर्मेटिव था? क्या ये इंफॉर्मेशन उतनी कारगर है कि आप स्कैम्स पे ताला लगा सकते हैं? जो लोग आपको मोदी जी की वीडियो दिखा करके ये समझाते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में मोदी जी बात कर रहे हैं, तो क्या उस पर आप ताला लगा सकते हैं? क्या उनके मुंह पे ताला लगा सकते हैं? हैंड्स रेज करके बताइए। आज के बाद मोदी जी की वीडियो देख कर कोई किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आगे समझाऊंगा क्या देखना है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो अलग चीजें देखना है। मोदी जी की वीडियो इस चीज के लिए देखना, मोदी जी की वीडियो अलग चीज के लिए, वो बड़े अलग कॉज के लिए प्रमोट कर रहे हैं डीएलटी और ब्लॉकचेन, इस चीज के लिए नहीं प्रमोट कर रहे। डू नॉट यूज इट दैट वे। फॉल्स है, गलत है, धोखा है आपके साथ। आज की इंफॉर्मेशन क्या आपके कारगर है? मैं वेट कर रहा हूं 60 हैंड्स का। 34 33 हो चुके हैं। गो फॉर इट। 34 35 37 38 39 40 42 18 18 और 17 और 15 और 14 और 14 और 13 और 13 और 12 11
कम ऑन गाइस, हम लोग 50 पढ़ चुके हैं। गुड, 10 मोर, 9 मोर, 9 मोर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सभी लोग अपने हैंड्स रेज कीजिए। 8 7 6, come on, 6 more, 6 more, come on, come on, come on, come on, come on, come on. 7 more, 7 more, 6 more, 5 more, come on. Yes, yes, go for it. 7 लोग और, 4 लोग और, 4 लोग और, 4 लोग और, 4 more, 5 more. Go for it, guys. स्कैम्स पे ताला लगाना है ना, चलो चलो मिलके लगाते हैं, गो फॉर इट। स्कैम्स पे ताला लगेगा। मोदी जी की वीडियो दिखा करके कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करा पाएगा। आज पता है कि हमें डीएलटी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। 3 मोर, कम ऑन। मोदी जी ने डीएलटी के बारे में बात की है। एक्चुअली कुछ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स इसलिए भी उस बात को अलग तरीके से नहीं बताते हैं क्योंकि उनको लगता है लोग क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज करेंगे। वो भी जानते हैं कि ये मोदी जी की वीडियो नहीं। 2 मोर, ये मोदी जी की वीडियो किसी और चीज के लिए। 2 मोर, 2 मोर, 3 मोर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी 4 और चाहिए, 3 और चाहिए, गो फॉर इट, गो फॉर इट। 2 मोर, 1, गुड, वी गॉट 60। सो आउट ऑफ 100 हमने 60% लोगों को एजुकेट किया। और मैं और भी अगर आपको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं अगली बार से आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि अपने साथ एटलीस्ट 2 लोगों को लेकर आए। आप उनको ये वीडियो भी YouTube पे आपको जल्दी मिल जाएगी, आपको उसकी अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लीज हैंड्स डाउन कर दो। ये जो वीडियो है ये मिल जाएगी आपको। आप इस वीडियो का यूज करके उनको सिखाएं कि एक्चुअली ब्लॉकचेन कैसे होता है और ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, क्या चीजें। और जब ये चीजें पूरी तरीके से हो जाए तो उनको आप अगले सेशन में लेकर आए और एक्चुअली समझाएं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। नो मैटर इफ दे आर इन फ्यूचर फाई और नॉट, फ्यूचर फाई में है या नहीं इससे मतलब नहीं, फ्यूचर फाई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट उनको जरूरत है तो ब्लॉकचेन जानने की। कल को कोई उनको ना ये लेकर जाए कि भाई चलो ब्लॉकचेन, मोदी जी ने ब्लॉकचेन की तारीफ की थी या क्रिप्टो करेंसी की तारीफ की, वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और समझते हैं। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। आप सभी से अगले सैटरडे फिर मुलाकात होगी बिटकॉइन, इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और अंत में जय पुरी।